प्रबंधन के संदर्भ में प्रमुख स्तरों की सविस्तार चर्चा कीजिए। डिस्कस इन डिटेल मेन लेवल्स इन रेफरेंस टू मैनेजमेंट। प्रबंधन के संदर्भ में प्रमुख स्तर मेन लेवल्स इन रेफरेंस टू मैनेजमेंट। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस परिषद की स्थापना नई दिल्ली में 1 सितंबर 1961 को की गई थी। आज परिषद शैक्षणिक दृष्टि से अनेक कार्य का संपादन कर रही है। यह एक स्वायत्तता प्राप्त संगठन है। इस परिषद का अपने अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है तथा भारत सरकार का परामर्शदाता अपदेन उपाध्यक्ष होता है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि तथा भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। यह परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शैक्षिक विंग के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में इस परिषद के निम्नलिखित विभाग हैं: शैक्षणिक प्रशासन विभाग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मनोवैज्ञानिक फाउंडेशन विभाग, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन डिपार्टमेंट, पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विद्या विभाग, टेक्स्ट बुक करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग डिपार्टमेंट, सामाजिक दार्शनिक तथा तुलनात्मक शिक्षा विभाग, सोशल साइकोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट, बुनियादी प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बेसिक एंड एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्रव्य दृश्य शिक्षा विभाग, ऑडियो विजुअल एजुकेशन डिपार्टमेंट, विज्ञान शिक्षण विभाग, साइंस टीचिंग डिपार्टमेंट, फंडामेंटल शिक्षा विभाग, फंडामेंटल एजुकेशन डिपार्टमेंट, माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम संचालन, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन DEPSE, व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन। यह परिषद राज्यों के शिक्षा विभाग, विद्यालयों तथा विद्यालयी शिक्षा से संबंधित शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं से विशेष संबंध बनाए रखता है। विद्यालय शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा को इस परिषद ने विशेष रूप से प्रभावित किया है। यह यूनिसेफ तथा यूनेस्को से भी संपर्क बनाए रखता है। परिषद के 4 क्षेत्रीय कॉलेज हैं जो विद्यालय शिक्षा के विकास में सहायता करते हैं। परिषद के 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो राज्य में होने वाले कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। परिषद ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के आधार पर कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है और विद्यालय स्तर की अंग्रेजी व हिंदी में पाठ्यक्रम पुस्तक का प्रकाशन भी विभाग द्वारा किया जाता है। पुस्तकों के अतिरिक्त पत्रिकाओं का प्रकाशन भी परिषद द्वारा किया जाता है। इन पत्रिकाओं में भारतीय आधुनिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी टीचर, स्कूल साइंस, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन रिव्यू आदि हैं। NCERT के कार्य, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं: शैक्षिक प्रसार सेवाओं को संगठित करना तथा विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना, शैक्षणिक दृष्टि से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ताकि शिक्षकों के स्तर को उन्नत बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त विद्यालय को उन्नत बनाने के लिए शैक्षिक विधि, प्रविधि एवं व्यवहारों को लागू करना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक स्तर पर समन्वय स्थापित करना और शैक्षिक साहित्य का प्रकाशन करना, शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, उनका शोध व सुधार करने में प्रयोग करना और राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की स्थापना करके उनका संचालन करना एवं आवश्यकता अनुसार उपयोगी स्थानों पर क्षेत्रीय संस्थाएं, रीजनल इंस्टीट्यूट की स्थापना करना ताकि सूचनाएं सुगमता से प्राप्त हो सके, शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु एवं शिक्षक विकास हेतु परामर्श देना, शैक्षिक अनुसंधान के प्रशिक्षण से संबंधित सूचनाओं तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं का प्रसार करना, आवश्यकता अनुसार प्रचार करना, अपव्यय और अवरोधन जो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्याप्त है उसे दूर करना तथा शिक्षा के प्रसार से संबंधित सेवाओं को संगठित करना ताकि शिक्षा प्रसार सुगमतापूर्वक हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद, नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल 1956 में श्रीमाली समिति के सुझाव पर इस परिषद की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण उच्च शिक्षा का विकास था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण देश में 14 संस्थानों की स्थापना की गई। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा गुणात्मक एवं संख्यात्मक विकास करना था। यह परिषद मुख्यतः ग्रामीण उच्च शिक्षा के विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद के कार्य, परिषद के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं: ग्रामीण उच्च शिक्षा में सुधार करना, प्रसार करना तथा प्रगति हेतु केंद्र व राज्यों को समय समय पर परामर्श देना, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का गुणात्मक विकास करना तथा आवश्यकता अनुसार संख्यात्मक विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और पर्यावरणों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना, कार्यकर्ताओं प्रशिक्षित
कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और शैक्षिक पहलुओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शैक्षिक क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं को दूर करना, ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु नई शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना तथा उनका सही ढंग से क्रियान्वयन करना, उच्च शिक्षा में संबंधित ग्रामीण शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है ताकि शिक्षा का तीव्र गति से विकास हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से जुड़ी अनेक समस्याओं पर विचार करना और दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव देना। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वर्ष 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण संस्थाओं को उपयोगी बनाना तथा विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार इनकी स्थापना करके समाज की प्रगति करना था। इस मंडल में प्रमुख प्रधान तथा 12 सदस्य कार्यरत हैं। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्य। समाज कल्याण मंडल के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। समाज के लाभ की दृष्टि से समाज कल्याण संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करना तथा समाज के लिए अधिक लाभप्रद बनाने का प्रयास करना तथा उनका विकास करना। समाज कल्याण संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना। यह आर्थिक सहायता विभिन्न समितियों, परिषदों, संघों तथा नागरिकों से प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना। समाज कल्याण से संबंधित विविध संगठनों एवं समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, नियोजन करना, समाज की प्रगति हेतु केंद्र की स्थापना करना तथा उन पर नियंत्रण रखना। मंडल के अधीन कार्यरत संगठन, समिति, केंद्र आदि के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, उनका मूल्यांकन करना और महिलाओं की प्रगति हेतु कार्य करना। असहाय, अनाथ आदि आश्रितों के लिए कार्य करना, उनके लिए छात्रावास, अनाथालय आदि की व्यवस्था करके सहायता पहुंचाना। विविध संस्थाओं, संगठनों, समितियों, केंद्रों आदि को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये केंद्र समाज कल्याण से संबंधित हैं। मंडल द्वारा इनकी सहायता करके समाज की प्रगति को तीव्र बनाने का प्रयास करना है। समाज कल्याण से संबंधित संगठन और संस्थाओं का विकास करना और स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाज की उन्नति हेतु विविध केंद्रों की स्थापना करना। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल 1942 में इस परिषद की स्थापना की गई। यह परिषद एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्यरत है। भारत सरकार के सभी वैज्ञानिक अनुसंधान इस संस्था के माध्यम से संचालित होते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्य। अनुसंधान परिषद के कार्यों को हम निम्नलिखित रूपों में समझ सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए विविध संस्थाओं की स्थापना करना और तथा उनका विकास करके वैज्ञानिक अध्ययनों को प्रगतिशील बनाना। अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना। यह अनुसंधान विज्ञान और उद्योगों से जुड़ा है। इससे संबंधी कार्यों को प्रेरित करना, विकसित करना और निर्देशित करना है। अनुसंधान के द्वारा जो विविध खोज की गई हैं उनका आवश्यकतानुसार उपयोग करना। अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना और कार्यशालाओं का संचालन करना ताकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को गतिशील बनाया जा सके। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए फेलोशिप की व्यवस्था करना। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान से संबंधित पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास करने हेतु विविध विभागों की स्थापना करना। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित है। इसकी स्थापना शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के क्षेत्र में की गई और इसे राष्ट्रीय उच्च स्तर की संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी स्थापना 1962 में यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय समझौते के अनुरूप की गई और इसका नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया, किंतु समझौतों को समाप्ति पर इसका नाम पुनः परिवर्तित हुआ। शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशों पर इसे भारत सरकार ने स्वयं के हाथों में रखा और उसका नाम नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एवं एडमिनिस्ट्रेटर्स रखा गया और 1979 में पुनः इसका नाम परिवर्तित कर वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा रखा गया। इसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी कई शैक्षणिक इकाई एकेडमिक यूनिट्स हैं, जैसे शैक्षिक योजना इकाई, शैक्षिक इकाई, शैक्षिक प्रशासनिक इकाई, विद्यालय और औपचारिक शिक्षा इकाई, शैक्षिक वित्त इकाई, उच्चतर इकाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन इकाई, उच्चतर शिक्षा इकाई। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन के संस्थान के कार्य। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। इस संस्थान के माध्यम से शैक्षिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु
प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। ये कार्यक्रम विविध सेमिनार और वर्कशॉप के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। विविध कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना। विभिन्न देशों के प्रतिभागी सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में इस संस्थान ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और यहाँ विभिन्न क्रिया अनुसंधान, प्रयोजन, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण आदि को प्रमुख स्थान देकर अनुसंधान कार्य संपन्न किया जाता है। विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना संस्था का आवश्यक कार्य है। यह संस्थान विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, प्रतिवेदन, पुस्तकें आदि का प्रकाशन करता है। यह संस्थान विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग प्रदान करता है, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, NCERT, विज्ञान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, योजना आयोग आदि विविध संगठनों के साथ संबंध रखता है, उनको सहयोग प्रदान करता है। यह संस्थान विभिन्न राज्यों में प्रयुक्त नवाचारों का प्रसारण करता है और स्वयं भी नवाचारों का आयोजन करता है, जैसे 1983 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण विजिट्स का आयोजन आदि। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद, नेशनल वुमेन एजुकेशन काउंसिल, वर्ष 1918 में स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। यह परिषद शिक्षा मंत्रालय के अधीन रखी गई। श्रीमती दुर्गा देशमुख को इसका सभापति बनाया गया और इनकी सहायता के लिए सचिव नियुक्त किया गया। सचिव के रूप में सलाहकार शिक्षा महिला परामर्शदाता को रखा गया। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कई महिलाओं को सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। यह महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थी और कई बुद्धिजीवी वर्ग की महिला को सद्भाव के रूप में स्वीकार किया गया। इस परिषद का उद्देश्य स्त्री शिक्षा के विविध विषयों पर विचार करना और महिलाओं को सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। इस परिषद का उद्देश्य स्त्री शिक्षा के विविध विषयों पर विचार करना और बालिका शिक्षा की प्रगति में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना तथा उन समस्याओं का समाधान करना था। स्त्री शिक्षा परिषद के कार्य। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद के कार्य को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। बालिका शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना व उनका समाधान खोजना। बालिका शिक्षा में आने वाली अपव्यय व अवरोधन का पता लगाना एवं उनका निवारण करना। बालिका शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। सह शिक्षा की समस्या पर विचार करना तथा बालिका शिक्षा की व्यवस्था करना। महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा महिला शिक्षा के प्रगति प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। महिला के लिए समाज शिक्षा के कार्यक्रम बनाना तथा प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा हेतु कार्यक्रम तैयार करना। प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था, उनका प्रचार व प्रसार करने में व्यक्तिगत संगठनों के दायित्वों का अध्ययन करना। महिला शिक्षा प्रशासन में सुधार करना तथा उसके प्रचार प्रसार हेतु प्रशासनिक ढांचे पर गहन विचार करना। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार मंडल, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल एडवाइजरी बॉडी, वर्ष 1950 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मंडल की स्थापना की गई, किंतु इसने अपना कार्यभार 1952 से प्रारंभ किया क्योंकि आवश्यक कार्य और व्यवस्था हेतु वित्त का अभाव रहा। इस मंडल के सचिव और सदस्य भारत द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अनेक सदस्य होते हैं, जिसमें शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्य, अंतर विश्वविद्यालय मंडल तथा अखिल भारतीय संगठन का एक प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद के प्रतिनिधि प्रमुख होते हैं। सलाहकार मंडल के प्रमुख कार्य। शारीरिक शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक तथा मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार मंडल के प्रमुख कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के प्रकरण पर केंद्रीय सरकार को परामर्श एवं सुझाव देना। मंडल का कार्य शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण स्तर को उन्नत बनाने हेतु सुझाव देना। शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा संस्थानों में समन्वय स्थापित करना। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को आर्थिक सहायता हेतु केंद्रीय सरकार को सहायता देना। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर विकास हेतु सुझाव देना। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन शिक्षा की संस्थाओं को आर्थिक सहायता हेतु परामर्श देना। केंद्रीय शिक्षा प्रबंधन नियंत्रण। प्रॉब्लम्स ऑफ कल्चरल एजुकेशन कंट्रोल मैनेजमेंट। शैक्षिक प्रबंधन की दृष्टि से केंद्रीय सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। आर्थिक असमानता। भारत देश कई राज्यों में बंटा है। ये राज्य आर्थिक दृष्टि से समान नहीं है। इसमें कुछ राज्यों में आर्थिक संपन्नता अधिक है, जबकि कुछ राज्यों में
अत्यधिक विभिन्नता से घिरे हैं। ऐसे राज्यों में जहाँ आर्थिक असमानता व्याप्त है, वहाँ प्रबंधन करना भी कठिन कार्य है। अतः इस असमानता के कारण प्रबंधन नियंत्रण में भी असमानता बनी रहती है। शिक्षा का विकेंद्रीकरण। भारत में शिक्षा का स्वरूप विकेंद्रीकृत है। फलस्वरूप केंद्रीय योजना, विभिन्न कार्यक्रमों एवं अनेक शैक्षिक नीतियों को तुरंत लागू नहीं किया जा सकता और सभी राज्यों में इन नीतियों को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसका कारण है विकेंद्रीकरण के कारण राज्यों में शिक्षा की नीतियों के क्रियान्वयन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वित्तीय संकट। केंद्र सरकार के समक्ष भी वित्तीय संकट बना रहता है, इसलिए सभी राज्यों में शिक्षा का विकास समान रूप से नहीं हो पाता। सभी राज्यों को समान रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यधिक कठिन कार्य है। सही मायने में तो सभी को समान सहायता उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार असमर्थ है। केंद्रीय नियंत्रण में कठोरता। केंद्र सरकार के ऐच्छिक अधिकार हैं, इन अधिकारों में वृद्धि होने से नियंत्रण में कठोरता आना स्वाभाविक है। अतः केंद्रीय नियंत्रण में कठोरता के फलस्वरूप शिक्षा का विकास प्रभावित होता है। केंद्र द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में आर्थिक अनुदान देने के कारण केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि केंद्रीय नियंत्रण कठोर बना देती है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य की तुलना में केंद्र का अधिक उत्तरदायी होना। भारतीय संविधान में राज्य महत्वपूर्ण केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची शिक्षा के क्षेत्र में निर्मित की गई है। केंद्र सरकार को केंद्रीय और समवर्ती सूची में शक्ति प्रदान की गई है। उन शक्तियों के फलस्वरूप केंद्र का उत्तरदायित्व अधिक बढ़ जाता है। उत्तरदायित्व में यह राज्य में शिक्षा विकास को प्रभावित करती है, अर्थात राज्यों को शिक्षा विकास के लिए केंद्र पर आधारित रहना पड़ता है। प्रशासनिक समन्वय का अभाव। केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व अधिक होने से देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक प्रशासन में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में प्रशासनिक दृष्टि से समन्वय का अभाव को प्रभावित करता है। केंद्रीय करों की अधिकता। राज्य में केंद्र करों की अधिकता के कारण धन का अभाव बना रहता है। वांछित के अभाव में राज्य शिक्षा का समुचित विकास नहीं कर पाते और आर्थिक असमानता के कारण प्रशासनिक असमानता भी रहती है।